वेरी वार्म वेलकम बच्चों, एक बार फिर से तुम्हारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है केमिस्ट्री बाय विवेक यादव। और यहाँ पे हम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार एक नई सिरे से, नई एनर्जी से, नई ऊर्जा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो आप सबसे, मेरा जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से, उनसे मेरा प्रॉमिस है कि क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी अब। और केमिस्ट्री बात आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। जो भी बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स करने ही करने हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आवर्त सारणी से कहानी को स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझेंगे। उसके बाद एटम्स की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग नाम से जो चैप्टर है एनसीईआरटी चैप्टर 4। देन वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी स्कोप खुल जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हो, जीओसी स्टार्ट हो सकता है, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो सकती है, बट बेसिक फंडामेंटल जो है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग आपको आना ही चाहिए। तो मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले चैनल पे ही, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अभी थंबनेल भी नहीं बनाया मैंने, प्लेलिस्ट भी नहीं बनाया है, चैनल पे ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नाम से आपके 1-2 लेक्चर्स चले हुए हैं, जहाँ पे मैंने आपको ऑर्बिटल एनालिसिस, क्वांटम नंबर, अबाउ रूल, पाउली रूल, ठीक, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, हुंड रूल के बारे में बात करी थी। तो हमारी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आ गई थी। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट 5 मिनट में क्विक रिवीजन। और आज का जो बेसिकली लेक्चर होगा वो अबाउ रूल से आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन, आपको मैंने जो पढ़ाया था, ये आपके पास आवर्त सारणी है, इसी को समझना है। इसी को समझने में आपकी सारे इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फंडामेंटल, रेडियस क्या है, कैसे रेडियस बढ़ना है, किस साइड घटना है, जेड इफेक्टिव टर्म को समझना है। जेड इफेक्टिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जिन टर्म्स पे फोकस करूंगा उन टर्म्स पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। आपको फर्स्ट ईयर और 12th की केमिस्ट्री अगर प्रिपेयर हो जाएगी बेहतर, तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से बेहतर स्कोप है, एज अ केमिस्ट आपके पास बहुत बेहतर स्कोप है। अभी जो पेपर हो रहे हैं, जो लेक्चरर्स के पेपर हो रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, ये वीडियो किन के लिए है? ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो केमिस्ट्री को बेसिक से समझना चाहते हैं। एग्जाम कोई भी हो, नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आपको पीजीटी देना हो, चाहे आपको टीजीटी देना हो, चाहे आपको जीआईसी देना हो, चाहे आपको आईआईटी जैम देना हो, इवन हायर एग्जाम्स के लिए जब आप मास्टर्स करोगे तो ये फंडामेंटल्स बहुत यूजफुल होते हैं। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा बेसिकली लेक्चर स्टार्ट होगा, सबसे बेसिक लेके चलते हैं हम। और बेसिक पार्ट जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 ये हमारा स्टार्टिंग होगा यहाँ से। एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 11th, ठीक, जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। तो पीछे के लेक्चर्स में ले चुका हूँ, जल्दी से रिवीजन। मैंने आपको बोला था श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की एड्रेस को बताने के लिए एक वेव फंक्शन दिया साई, जिसका कोई भी मतलब नहीं था, बट साई स्क्वायर एक फिजिकल सिग्निफिकेंस जो रखता था, साई स्क्वायर जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे अधिकतम था। ये क्या है? एक मैथमेटिकल टूल, साई, इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन, ये कंसिडर किया श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डिटेल पे मैं नहीं जा रहा अभी, आपको बस ये समझना है कि साई स्क्वायर जहाँ पे मैक्सिमम हो उस प्लेस को ऑर्बिटल कहा था हमने, ऑर्बिटल कक्ष कहा था, हिंदी में बोले तो कक्ष। अच्छा हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चे अब मुझसे जुड़े हुए हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं सर सारी चीजें हिंदी में कराओ। तो सारी चीजें हिंदी में नहीं करनी, हमको टर्म्स का इंग्लिश हिंदी दोनों मालूम होना चाहिए। और सब कुछ हिंदी में कराने लगा तो ये बेहतर नहीं, आगे ग्रेजुएशन प्रोग्राम या आगे आप जो कुछ भी करोगे उसमें इंग्लिश की वरीयता ज़्यादा है, तो आपको हिंदी के टर्म सीखते रहने हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदी मीडियम से मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूँ, आपको समझ में आएगा, 2-4 क्लास हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा। सर ऑर्बिटल बोल रहे हैं तो बार बार ऑर्बिटल को क्या समझना है? कक्ष समझना है, हिंदी मीडियम के बच्चे। तो इस ऑर्बिटल किस प्लेस का नाम था? ऑर्बिटल सर था वो प्लेस न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस ये आपका
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। सबसे बेसिक बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, उसी प्लेस को क्या बोला था, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे मैक्सिमम हो, जहां पे अधिकतम हो, उसी प्लेस को क्या बोलेंगे, उसी प्लेस को बोलेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, द प्रोबेबिलिटी वेयर टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल की एनालिसिस जब आपने किया था तो आपने यूज किया था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स आपको समझाए गए थे। जैसे आपका एड्रेस लेना हो तो आप किस देश में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, देश के किस प्रदेश में रहते हो, प्रदेश के किस सिटी में रहते हो, और सिटी में भी क्या आपकी लोकेलिटी है, क्या गली नंबर है, क्या मोहल्ला है, तो आपका एड्रेस देने के लिए 4-5 चीजें देनी पड़ती है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को देने के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पे पाया जाता है, हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेते हैं। और हमने 4 क्वांटम नंबर आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N, एजिमुथल क्वांटम नंबर L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L, स्पिन क्वांटम नंबर L, S। तो ये हिंदी में बोले तो मुख्य क्वांटम संख्या ये है एजिमुथल, मीन्स आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या मीन्स चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 क्वांटम संख्या मैंने पीछे पढ़ाए हुए हैं, आप देख लो चारों क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपको बेसिक आइडिया दे दूं, ये लेक्चर्स पीछे जाके देखो, ये लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इनको पीछे जाके आप मेरे ही चैनल पे 2 वीडियोस पड़े होंगे, उनको देखो। तो क्वांटम नंबर के साथ बहुत दिनों बाद एक्चुअली लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 2-3 लेक्चर्स मैं अभी रिकॉर्डेड डाल दे रहा हूँ, उसके बाद लाइव चलेगा, लाइव शाम के टाइम 8-9 तो लाइव ही चलेगी क्लास। तो बहुत टाइम बाद क्लास चल रही है, इसलिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ कि मुख्य क्वांटम संख्या n हमें बताता था सेल नंबर कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर किस सेल में है, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, किस में है। जैसे जैसे आपका सेल नंबर बढ़ता था, सेल नंबर आपका जैसे जैसे बढ़ता था, न्यूक्लियस के बाहर जैसे जैसे आपका सेल नंबर बढ़ता था, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और ये क्या है, थर्ड सेल। आपने बोला था सेल नंबर बढ़ने के साथ साथ एटम की रेडियस, त्रिज्या भी बढ़ती है। छोटे छोटे टर्म यूज कर रहा हूँ, त्रिज्या, रेडियस बढ़ती है, ठीक। सेल नंबर n बढ़ता है तो आपने बोला रेडियस बढ़ेगी, सेल नंबर n बढ़ेगा तो आपने बोला ऊर्जा भी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, या उस पर्टिकुलर सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा। तो सेल नंबर बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ती है, सेल नंबर बढ़ने के साथ ऊर्जा बढ़ती है। सेल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस सेल में है, उसकी सेल संख्या क्या है। दूसरा आपने क्वांटम संख्या बताया था, दूसरा क्वांटम संख्या आपने जो बताया था वो बताया था L। एक्चुअली इसका लेना देना ऑर्बिटल मोमेंटम से है, बट अभी इतने भारी टर्म्स नहीं यूज कर रहा है, बेसिक अभी समझना है। सेल बताने के बाद जो L था उसने हमें बताया था टाइप ऑफ सबसेल का प्रकार। अगर आपने बोला L0 है तो S सबसेल में है इलेक्ट्रॉन, L1 है तो P सबसेल, L2 है तो D सबसेल, L3 है तो F सबसेल की बात आपने करी थी। पीछे जाके वीडियोस में देखिए, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं। तो L आपका सबसेल के बारे में बताता था। एट द सेम टाइम जो Ml है आपका, थर्ड क्वांटम संख्या Ml आपको उन जो भी आपने ये सबसेल निकाले हैं उन सबसेल की पॉसिबल ओरिएंटेशन देता था कि स्पेस में कितने टाइप से वो पर्टिकुलर सबसेल ओरिएंटेशन ले सकता है। तो आपने बोला था सर ml, अगर l आपका 0 है तो ml भी क्या होगा, 0 होगा। l आपका 1 है तो ml क्या होगा, -1, 0, +1। ये सब पीछे पढ़ा चुका हूं मैं जाके, आप पीछे की वीडियोस में देखिए कि आपका p सबसेल 3 तरीके की ओरिएंटेशन ले सकता है। तो p सबसेल में कितने ये कमरे बना दिए, 3 कमरे मैंने बना दिए। इन्हीं कमरों को आगे मैं ऑर्बिटल नाम देता हूँ, ऑर्बिटल। तो p के 3 टाइप पढ़ाया था, px, py और pz। आशा करता हूँ ये सब बातें आपको पता है। तो इसी तरह डी सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे, -L2 + L मीन्स -2
2 + 2 -2 -1 0 +1 एंड +2, ये थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन है। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, कितने कमरे होंगे, 5, ये आगे सिखाया था। और एक कमरे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। एस में एक कमरे होते हैं, एस में कितने कमरे होते हैं, एक ऑर्बिटल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक। तो इससे आगे बढ़ूंगा। आज का जो लेक्चर स्टार्ट होता है, आज का लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसे कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसे कहोगे, ठीक। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको ध्यान से सीखिएगा आप, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या एक्चुअली आपने जो भी ऑर्बिटल एनालिसिस किया, जो भी आपके पास ऑर्बिटल्स में है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल्स में रखना है। तो आप बोल सकते हो कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक। जो भी आपके पास ऑर्बिटल्स आए s p d f, अब उन ऑर्बिटल्स में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो ऑर्बिटल्स में, ठीक, अभी तक पीछे क्या पढ़ा कि आपके पास पहले सेल में न्यूक्लियस के बाद 1s होता है, क्या होता है, 1s। दूसरे सेल में आपके पास 2s भी होता है, 2p। तीसरे सेल में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। फोर्थ सेल में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f पाए जाते हैं। सिमिलरली पांचवें सेल में 5 सब सेल होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g एंड सो ऑन। तो ये कहानी आपको पीछे क्लियर है, आई होप ये आपको पता है। पीछे के लेक्चर्स देखिए कि फर्स्ट सेल में 1s, सेकेंड सेल में 2s और 2p, थर्ड सेल में आपके पास होता है 3s, 3p, 3d, फोर्थ में 4s, 4p, 4d, 4f, फिफ्थ में 5s, 5p, 5d, 5f, 5g एंड सो ऑन। इसी तरह 6 में भी होंगे 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h, ठीक। तो ये बातें आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो अब क्या करना है आपको, इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपके पास 3 चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक, 3 चीजें पढ़ाई गई हैं, 3 लॉ आए एक्चुअली, ठीक। और वो 3 लॉ जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल थे, वो 3 लॉ आपको सबसे पहले सीखना है, अफबाउ रूल्स। सेकेंड नंबर पे आपको सीखना है जो है पाउली का म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड नंबर हुंस रूल। एक एक करके इन पे मैं चर्चा करूंगा और सबसे ज्यादा टाइम मैं देने वाला हूं अफबाउ रूल पे। किस पे, अफबाउ रूल, ठीक। अफबाउ रूल एक्चुअली में हमें क्या बताता है, ठीक। अफबाउ रूल हमें बताता है कि ये जो आपने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, इन पर्टिकुलर सेल में जो भी ऑर्बिटल्स बनाए हैं, ये बोलता है कि हम इन ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे तो सबसे पहले एनर्जी को देखेंगे, ऊर्जा स्तर को देखेंगे। हम उस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो अफबाउ रूल की बात करते हैं हम, अफबाउ रूल की बात करते हैं, ठीक है। अफबाउ रूल को डिटेल में हमें करना है। अफबाउ रूल हमें बताता है, एनर्जी का एक ऑर्डर देता है, क्या देता है, एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो आगे क्या होता है, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है, अभी आप एक कन्वेंशनल तरीके से पढ़ लेते हो, बाद में जब ये डी एंड एफ ब्लॉक में या बाद में कहीं पे भी जब इनसे अलग कुछ भी, अलग रास्ते का कुछ भी यहाँ पे दिखता है, आप एक्सेप्शन नाम दे देते हो, अपवाद दे देते हो। तो अपवाद से बचना है, अपवाद वर्ड यूज नहीं करना,
हमको पहली क्लास से ही आने वाली चीज़ों के लिए तैयार रहना है। उसमें ये है कि अब्बाउ ने जब हमें एक एनर्जी ऑर्डर दिया, अब्बाउ ने एनर्जी ऑर्डर हमें जब दिया, एक्चुअली श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन सॉल्व की, जो भी सॉल्यूशंस दिए, 4 क्वांटम नंबर दिए n, l, ml और s, ये जो 3 क्वांटम नंबर थे ये सॉल्यूशन थे, ये हल थे किसके? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, ठीक। और चौथा क्वांटम संख्या इंडिपेंडेंट है। तो ये 3 क्वांटम संख्याएं हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन श्रोडिंगर ने जो भी कैलकुलेशंस की थी, जो भी इक्वेशंस लगाई थी, वो सारी इक्वेशन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थी, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थी। बट जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पढ़ने लगते हो, कौन से? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, लाइक सपोज मैंने हीलियम ले लिया, हीलियम के पास क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब इस तरीके के सिस्टम को आप पढ़ने लगते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस आने लगते हैं। बहुत सारे फोर्सेस का मतलब आप ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, यहाँ भी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, और आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या? रिपल्सन। यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ पे रिपल्सन। जब इतने अलग अलग वैरायटी के फोर्सेस आ जाते हैं तो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फेल हो जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के माध्यम से हम इस तरीके के सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलता है हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो हम इसका अट्रैक्शन को काउंट करेंगे और हम इस तरह की चीजें सॉल्व कर लेंगे। बट इस तरीके की चीजें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें है अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो कि बहुत टिपिकल होता जाता है, ठीक। अप्रोक्सीमेशन मेथड अभी हमें नहीं करना, 11th लेवल पे ये सब चीजें नहीं करना, बट इसका हमें रिजल्ट पढ़ना है कि ये जो मेथड है, ये जितने भी हार्ट्री फॉक मेथड यहाँ पे आया, इन्होंने हमें एक आइडिया दिया, और वो आइडिया ये था कि एक इन्होंने एनर्जी ऑर्डर दिया हमें, जो भी सबसेल का एनर्जी ऑर्डर हमें दिया कि एस सबसेल, ठीक, जो आपका एस सबसेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, देन पी सबसेल की होगी, देन डी, देन एफ। इन्होंने एक एनर्जी ऑर्डर दिया हमें सबसेल में कि एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा, देन डी की, देन पी की, देन एस की, ठीक। अभी कुछ टाइम के लिए लेक्चर थोड़ा लग सकता है कि सर कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा हो, बात नहीं हो रही है, बट अभी ठीक है, 2-3 क्लासेस तक हम ऐसा फ्लो बनाने में टाइम लगेगा हमें। तो आपने अभी क्या बोला कि अबाउ रूल बेसिकली क्या बात करता है? एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल्स, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल्स किसकी बात करता है? सबसेल्स की एनर्जी ऑर्डर का। और अबाउ रूल ने जब हमें एनर्जी का ऑर्डर दिया फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो वहां पे सर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड, हार्ट्री फॉक मेथड, बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, बट उनका रिजल्ट ये होता है कि एक एनर्जी ऑर्डर हमें मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि भाई एस की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद पी की एनर्जी, देन डी, देन एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो अबाउ रूल का जो ओवरऑल कंक्लूजन था, रिजल्ट ये था, ध्यान से देखना आप, रिजल्ट हमारा अबाउ रूल का ये था। हम अबाउ रूल पे चलते हैं, इस पे भी वापस आएंगे बाद में। क्वांटम नंबर्स की बात है कि हम अबाउ रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, और इसमें हमें 3 रूल पढ़ने हैं। जो 3 रूल आपको मैंने पढ़ाया, वो 3 रूल क्या थे? पहला अबाउ रूल, दूसरा आपको क्या पढ़ाना है अभी? म्यूचुअली एक्सक्लूजन, इसका पाउली म्यूचुअली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा रूल क्या है? हुंस रूल। ये 3 पढ़ना है। और अबाउ हमें पढ़ाता है एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर ये बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को भरने जाओगे ऑर्बिटल में, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है, लो एनर्जी ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम, उसको सबसे पहले भरना है, ठीक। लो एनर्जी ऑर्बिटल को सबसे पहले भरना है। तो लोगों ने बोला भाई ठीक है, एक एनर्जी का ऑर्डर दे दो। तो इन्होंने एनर्जी के ऑर्डर के लिए ये सब सारी चीजें पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देखो। उन्होंने एनर्जी के ऑर्डर के लिए एक रूल दिया, और वो रूल का नाम क्या था? N+L रूल। N क्या है यहाँ पे? मुख्य क्वांटम संख्या,
L क्या है? एजिमुथल क्वांटम संख्या। सपोज एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 4s, 4s n की वैल्यू कितनी है 4 और s की वैल्यू कितनी है 0, तो n प्लस l कितना हो गया 4 प्लस 0 4। सिमिलरली 5p, n कितना है 5, l कितना है p के लिए l की वैल्यू 1, टोटल हो गया 6। तो n प्लस l 4s के लिए हमारे पास आया 4, 5p के लिए हमारे पास आया 6। तो उन्होंने बोला n प्लस एल रूल लगाना है आपको, सारे ऑर्बिटल का क्या निकालना है n प्लस एल निकालना है, जिसका n प्लस एल मिनिमम हो, क्या मिनिमम सबसे कम, n प्लस एल क्या हो कम, उसकी एनर्जी क्या होगी कम, एनर्जी होगी कम, और उसे भाई साहब को पहले भरो, उसे पहले फिल करो, उसे पहले फिल करो। ठीक, तो आपको ऑर्बिटल्स में n प्लस एल लगाना है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम है उसे पहले फिल करो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, और यहाँ पे एक बात और आती है, अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल सेम हो जाए तो सपोज हमारे पास 4p आया, 4p और 4s, सपोज मैं लेता हूं ब्रश, सपोज हम बात करते हैं 3d एंड 4s के लिए। 3d के लिए n प्लस एल कितना होगा 3 प्लस 2 5, 4s के लिए 4 प्लस 0 4, तो आपका 5 है 3d के लिए, 4s के लिए 4 है, तो किसकी एनर्जी कम होगी 4s की एनर्जी कम होगी 3d से। ये एक एनर्जी का आपको आइडिया लग गया। ठीक, मैं बोलने जा रहा था अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक 4p ले लेता हूं और 3d ले लेता हूं। 4p के लिए आपके लिए 4 प्लस 1 एंड 3d के लिए 3 प्लस 2, वैल्यू आ गई 5, यहां भी वैल्यू आ गई 5। तो अगर आपका n प्लस एल सेम आ जाए, क्या आ जाए सेम फॉर टू ऑर्बिटल, देन हमें क्या करना है, जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी, n की वैल्यू क्या होगी लोअर, शुड बी फिल्ड फर्स्ट, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसे हमें पहले भरना है। तो n प्लस एल रूल लगाना है आपको, n प्लस एल सबको निकालना है। आई होप n प्लस एल आप सबको पता है, पीछे की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं मैं, पीछे जाके आप देखो, ये क्विक रिवीजन हो रहा है। ठीक, n प्लस एल लगाना है आपको, n प्लस एल जिसका कम आएगा उसे पहले भरो। इस आधार पे आपने क्या किया, आपने एक एनर्जी ऑर्डर दिया कि सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, इसके बाद 4s, उसके बाद 3d, इसके बाद 4p, इसके बाद 5s, देन 4d एंड सो ऑन। आपको ये एक एनर्जी का ऑर्डर मिल जाता है। एनर्जी का क्या मिल जाता है ऑर्डर, ऊर्जा का क्या मिल जाता है क्रम मिल जाता है, ऊर्जा का क्रम। तो आप जब इलेक्ट्रॉन्स को भरने जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाओगे, तो सबसे पहले 1s के पास जाओगे, सबसे पहले किसे फिल करोगे 1s को, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d। ये एक ऑर्डर आप फॉलो करते हो 11th लेवल पे। अब ये सारे बच्चों को पता होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से शुरू ये होती है कि ये ऑर्डर हमेशा सत्य नहीं है, ये ऑर्डर हमेशा यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोलने जा रहा हूँ कि ये ऑर्डर, ये जो भी आपने ऑर्डर बनाया, ये आपका जो क्रम है, ये क्रम हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। ठीक, ये आप हमेशा फॉलो करो, हर वक्त यही आपका यूनिवर्सल ट्रू हो, ये हर जगह आपका ट्रू हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये ऑर्डर चेंज कब होगा, इस पे आपको बात करना है कि सर ये ऑर्डर कब कब चेंज हो सकता है। ठीक, बहुत सारे केस ऐसे आएंगे जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी, सपोज जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी ले रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए 4s और 3d, 4s और 3d, 4s और 3d, 4s और 3d, इनके बीच में एनर्जी का जो गैप है, एनर्जी का जो भी एनर्जी क्रम का गैप है, एनर्जी का अंतर, हिंदी में बोले तो एनर्जी गैप मीन्स एनर्जी का अंतर, वो बहुत कम है, बहुत कम। एनर्जी का अंतर क्या है, बहुत कम।
एनर्जी का अंतर 4s और 3d में एनर्जी का अंतर बहुत कम है। वैसे तो 4s की एनर्जी कम है, n+l रूल बोलता है कि 4s की एनर्जी क्या है, 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन आप बात बोल रहे हो कि हायर एलिमेंट्स के लिए, हैवी एलिमेंट्स के लिए, जिनका परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बदल सकता है। तो ये आपको पहले लेक्चर से दिमाग में फिट करके रखना है। बाद में इन्हीं केसेस को आप बोलने लगते हो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि 4s और 3d के बीच का जो एनर्जी क्रम है वो एनर्जी क्रम जो होता है बहुत स्मॉल होता है। तो आप जब भी एटम के स्ट्रक्चर में, एटम का स्ट्रक्चर वर्ड सुनना, एटम के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करोगे या फिर उस एटम के आसपास का माहौल बदलोगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम चेंज हो जाए। मीन्स आपने क्या बोला, 4s और 3d के बीच में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये आ रहा है। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4s और 3d, 4s और 3d के बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी का जो गैप है, ऊर्जा का जो गैप है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। और अगर आपने इन एटम्स में, किसी भी पर्टिकुलर एटम में उनके आसपास का माहौल, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या है अभी आपको बताऊं। अगर हम उन पे चार्जेस लाएं, एटम पे क्या लाएं, चार्जेस, चार्जेस लाने से एक वर्ड यूज कर रहा हूं जेड इफेक्टिव, ये बदल जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या आएगा, ये अगला महान शब्द है। जेड इफेक्टिव समझ गया तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ठीक, तो जब भी हम एटम्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उनका आसपास का माहौल चेंज होएगा, माहौल चेंज होएगा तो 4s और 3d को भरने का क्रम चेंज हो सकता है। तो पहली बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आई, वो इंपॉर्टेंट बात ये आई कि आपने सर इलेक्ट्रॉन्स भरने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले आपने बोला अब्बाउ रूल को ध्यान में रखना है। अब्बाउ रूल हमें एनर्जी का ऑर्डर बताता है, एनर्जी का ऑर्डर को देखने के लिए n+l रूल देखना होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पढ़ाना मेरा बहुत ज़्यादा एम अभी नहीं है पहली क्लास में। पहली क्लास में ये है कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है। ठीक, आप और भी वीडियोस फॉलो कर सकते हो, बट आपको ऑर्डर यही फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज 4 महीने 6 महीने केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी ये होता है सर ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रही है, और जब ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रही है तो उनके रीजन्स बनते हैं ये बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक, तो अभी आपको ज़्यादातर फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन लब्धि, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये 4-5 टर्म्स अभी आपको सीखने हैं। ठीक, तो 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप क्या है, बहुत स्मॉल। हो सकता है कभी कभी कि सर इनके भरने का क्रम चेंज हो जाए, ऐसा आगे होगा, जहाँ पे होगा आगे हम देखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो निकल के आती है वो ये आती है। अब आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बढ़ाना चाहूँगा। ठीक, आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ठीक, 1 मिनट छोड़ दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर फास्ट हो रहा है। अभी मेरा एम है कि बच्चों तुम तक वीडियो पहुंच जाए, 1-2 वीडियो पहुंच जाए। बहुत दिनों से वीडियो नहीं पहुंची थी। क्लास आसपास सूचित करो, आसपास अपने जो भी बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, वापस उन्हें बताओ। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होंगी। ठीक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से शुरू कर रहा है, पीरियोडिक टेबल से। 1-2 क्लास में थोड़ी कठिनाई आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी, बट ये सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक, जो भी नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक, कमेंट सेक्शन में चीज़ों को लिखो तो मुझ तक बात पहुँचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को सर्कुलेट करने की कोशिश करो। अपने पहुंच का टीचर होगा तो आप फ़ोन नंबर भी लगभग सबके पास है मेरा, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। देखो बीच में यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे नंबर भी है आपके स्क्रीन पे। ठीक, आप इस नंबर पे कभी भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी टॉपिक हो, डाउट हो, कहीं भी पढ़ रहे हो आप, सीकर में हो, हरियाणा में हो, कोटा में हो, या फिर एटा में हो, एटा जो कि अभी मेरा कर्म क्षेत्र है। ठीक, यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं। देखो एटा में हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रही होगी, बट वो धीरे धीरे कैच करने लगेंगे। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। मैं लेक्चर हिंदी में ही दे रहा हूँ। 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप कम है,
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इनकी ऊर्जा का अंतर क्या है? बहुत कम है। एनर्जी का क्या मतलब है? हिंदी का क्या मतलब है कि सर हिंदी में पढ़ाओ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्सेप्ट में हिंदी इंग्लिश चलता नहीं है। ठीक, तो आपको वीडियो को सर्कुलेट करना है आसपास, आपके एरिया का टीचर होगा, आप तक उसकी पहुंच होगी, तो आई होप आपकी समस्याएं ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो इसलिए आप वीडियो को सर्कुलेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। अभी आज की क्लास का एम तो यही है। तो आपने इस बेसिस पे जो एनर्जी ऑर्डर बोला और दिमाग में ये भी सेट कर लिया कि जो हमने सर एनर्जी ऑर्डर बनाया है वो एनर्जी ऑर्डर हमेशा सत्य नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम 90% 95% केस में वही सत्य होगा। आपका दिमाग वहाँ खराब होता है ना, सर जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे थे वो अब नहीं हो रहा है केमिस्ट्री में, इसीलिए कहते हो। वो आपने एक वीडियो नहीं देखा है कोटा फैक्ट्री का? वो लड़का एक है, वो बोलता है केमिस्ट्री में ये अपवाद, ये पढ़ा तो वो चेंज हो जाता है, ये पढ़ा तो वो चेंज हो जाता है ना। वहाँ पे वो बोलता है, 1-2 दिन पहले किसी बच्चे ने मुझे ये वीडियो भी भेजी थी, किसी मैडम ने भेजी थी, तो उसमें बात सिर्फ इतनी सी थी, उस बच्चे को जेड इफेक्टिव टर्म क्लियर नहीं था। जिसको जेड इफेक्टिव क्लियर होगा, जेड इफेक्टिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको आगे सिर्फ इसी टर्म को समझना है, जेड इफेक्टिव होता क्या है। जेड इफेक्टिव अगर आपको क्लियर होगा तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। ठीक, तो आपके पास ये नंबर भी है, देखो, ठीक है, इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। बेसिकली हमारी जो क्लासेस होती हैं वो हर केमिस्ट्री के बच्चे के लिए यूजफुल होंगी, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टीजीटी दे, चाहे वो पीजीटी दे, चाहे वो जीआईसी का दे, चाहे वो आईआईटी जैम का दे, कुछ भी दे। अच्छा, एक बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल केमिस्ट्री सीखने के लिए ऑर्गेनिक, खास करके ऑर्गेनिक, वहाँ से बड़ा पार्ट आता है हर एग्जाम में, वो सीखने के लिए आपको मुझे फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो चैनल को आप सर्कुलेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। एटा में तो एटलीस्ट सारे स्कूलों में पहुँच जाए। अगर कोई भी बच्चा एटा का देख रहा है, यहाँ किसी एडेड विद्यालय का, किसी प्राइवेट स्कूल का, तो वो कोशिश करे सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक, एटा का नाम बार बार ले रहा हूँ, उसका रीजन है, ठीक,